गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट सेशन में। तो सिटिंग अरेंजमेंट हमने स्टार्ट कर दिया है। बैठक व्यवस्था ये टॉपिक का नाम हमारे पास में हो जाता है। और बैठक व्यवस्था के अंदर आप लोगों से डिफरेंट टाइप के सिटिंग अरेंजमेंट पूछे जाते हैं जिन्हें हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, चलिए। तो जो बेसिक्स मैंने आपको लास्ट सेशन के अंदर करवाए, मैं आशा करता हूं उनको आप रिवाइज करके आए हो। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कपेन, सुनील, ऋषि, कपेन, ऋषि। चलिए, तो शिवानी, मनोज, उपेंद्र, अनूप, आलोक, मुस्कान, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट सेशन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन हम लोग कवर कर रहे हैं। और ये एक ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर रीजनिंग के सबसे टफ प्रश्न भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, और आसान सवाल भी इसके अंदर बनते हैं। प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किया कि कैसे जानकारियों के आधार पर हम सवाल का सॉल्व करने से पहले हम पता लगा सकते हैं कि सवाल का लेवल क्या है। क्या वो हमें थोड़ा बहुत टफ टाइम देगा या वो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो प्रीवियस सेशन में हमने जानकारियों पे छोड़ा था सवाल को, कि जो सवाल की जानकारी हमारे पास में होती है, जो प्रश्न की जानकारियां हमारे पास में होती है, वो प्रश्न की जानकारी डिसाइड करती है कि सवाल कितना समय लेगा। ठीक है, जानकारियां दो तरीके से हम देख सकते हैं। एक पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक जानकारी, और एक नेगेटिव यानी कि नकारात्मक जानकारियां। ठीक है, इसमें डायरेक्ट फर्स्ट और इनडायरेक्ट बाद में हमारे पास में आती हैं। प्रत्यक्ष पहले और अप्रत्यक्ष बाद में। ठीक है, तो अगर ये माइंडसेट आप रखोगे, ये हमारे इंफॉर्मेशन को यूज करने के गोल्डन रूल है। ये गोल्डन रूल हमें अप्लाई करने, अलग अलग प्रश्नों में गोल्डन रूल कैसे अप्लाई होता है ये मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। अल्टीमेटली आपको अपने दिमाग को तैयार करना है कि किसी भी प्रश्न को देख करके सॉल्व करने से पहले आपको पता हो कि जानकारियां किस ऑर्डर में काम में लेनी है। ठीक है, तो जानकारियां सकारात्मक पहले काम में आती हैं, इसमें भी प्रत्यक्ष पहले अप्रत्यक्ष बाद में, और नेगेटिव तो एंड में काम में आती है। तुम इस ऑर्डर को बदल दो, तुम्हें काफी तकलीफ होने वाली है उस सवाल के अंदर। वो सवाल जितना समय लगना चाहिए था उसका 2 3 4 गुना समय उसके बाद में ले जाता है। एंड इट्स ऑल अबाउट टाइम। अगर आज हम लोग रीजनिंग को इतना अच्छे से कवर करने के बारे में सोचते हैं तो इसीलिए क्योंकि अब एक्यूरेसी के साथ साथ टाइम का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है। समय भी आपको कुछ सेकंडों में ही सवाल करना है, भले वो आपके पास में सिटिंग अरेंजमेंट हो या और कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपको थोड़ा टफ लगता है, जो आपको थोड़ा टफ टाइम देता है। ठीक है, पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ है तो हो जाएगा अनूप। ठीक है, चलिए। तो ये हमारे पास ऑर्डर है। प्रश्नों के साथ हम यही देखने वाले हैं कि किस तरीके से एक चेन बनाते हुए जानकारियों का ये क्रम काम में लिया जा सकता है। आज वो थॉट प्रोसेस आप सीखोगे उन चीजों का। तो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। प्रीवियस सेशन में जो बेसिक्स देखे उन बेसिक्स का ध्यान रखते हुए गोल्डन रूल्स को अप्लाई करना आप यहां पर सीखोगे। सवालों के अंदर जो प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं, प्रश्नों को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में मैं यहां पे रखूंगा। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास व्यवस्थाएं होती हैं, लाइन की व्यवस्थाएं हैं। हो सकता है यहां 3 लोग बैठे, 4 लोग बैठे, 5 बैठे, 6 बैठे, 7 बैठे, 8 बैठे, यहां तक ये कॉमन टाइप है। तो मैं ज्यादातर जो एग्जाम में देखने को मिलने वाले टाइप होते हैं, एग्जाम में मिलने वाले टाइप होते हैं ज्यादातर ये। फिर अच्छे टाइप में आ जाता है 8 लोगों की व्यवस्था। और अगर 8 से ज्यादा लोगों की व्यवस्था पूछी जा रही है तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग ये हमारे पास में हो जाता है। ठीक है भाई, ज्यादा लोग बिठाएगा ज्यादा जानकारी देगा।
ज्यादा जानकारी देगा, हल्का सा अधिक समय उसके अंदर लग सकता है। ठीक है, चलिए, तो हम ये सब टाइप देखेंगे अलग अलग लोगों की व्यवस्था के ऊपर। आइए, तीन व्यक्ति एबीसी एक कतार में खड़े हैं, ठीक है, लेकिन आवश्यक नहीं है इसी क्रम में हो ए और बी के बीच में चार व्यक्ति। यहां हमारे पास में कुछ जानकारियां सवाल ने दी हैं। ठीक है, कहता है कतार में खड़े हुए हैं तीन लोग। तो हमने कहा ठीक है, ये हमारे पास में कोई कतार होने वाली है, इसके अंदर तीन लोग खड़े हैं, लेकिन आवश्यक नहीं इसी क्रम में हो ए और बी के बीच में चार व्यक्ति, यानी ए और बी जहां पर भी खड़े हैं इनके बीच में चार व्यक्ति। इसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में दर्शाना। सवालों के साथ साथ ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखता हुआ चलूंगा। किस तरह की जानकारी के लिए कैसा शॉर्ट फॉर्म आएगा, ये थॉट प्रोसेस आपको अपने दिमाग में सेट करना है। ओके, अब देखो, आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में खड़े हो। ए और बी के बीच में चार व्यक्ति हैं, बी और सी के बीच में सात व्यक्ति हैं, सी के आगे 11 व्यक्ति हैं और ए के पीछे 13 व्यक्ति। चलिए, इसने जानकारी दी हमको कि सी के आगे 11 व्यक्ति हैं, यानी सी यहां पे है तो सी के आगे 11 लोग हैं, 11 पीपल आर सिटिंग। ठीक है, ए के पीछे 13 व्यक्ति हैं, तो ए अगर यहां पे है तो ए के पीछे 13 व्यक्ति यहां पे हैं। ठीक है, आगे ये बोलता है ए और बी के बीच में चार व्यक्ति हैं, तो कतार में व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। क्या पूछा है इसने, न्यूनतम संख्या पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है आप लोगों से, न्यूनतम संख्या यहां पर पूछा है, जो सबसे कम हमारे पास में यहां पर लोगों की संख्या हो सकती है वो पूछी गई है। ए और बी के बीच में चार व्यक्ति। अब देखो, अगर हमें कम व्यक्ति चाहिए, अगर हमें कम व्यक्ति चाहिए, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बी और सी के बीच में सात व्यक्ति हैं, बी और सी के बीच में सात व्यक्ति, ए और बी के बीच में चार व्यक्ति हमारे पास में है। चलिए, तो अब देखो, अगर हमें मिनिमम चाहिए तो हम बी को ले आते हैं नीचे, एक दो तीन चार, चार के बाद में बी आ जाएगा यहां पे। अब देखना, बी और सी के बीच में सात लोग हैं, एक दो तीन चार पांच छह और सात, ये हो गया सी। यानी कि इस तरीके से हम बी को नीचे लेकर के कम से कम लोगों की व्यवस्था यहां पर देख सकते हैं, जहां ए और बी के बीच में चार सॉरी, और बी और सी के बीच में सात व्यक्ति। हमने कहा सटीक है भाई, इतना हमने यहां पर ले लिया है। ठीक है, अब देखो हमारे पास में टोटल कितने व्यक्तियों की व्यवस्था यहां पर आ गई। ठीक है, कि सर ये 11 थे, ये 12वां हो गया, ये 13 थे, ये 14वां हो गया हमारे पास में। यानी कि ए का स्थान एक तरीके से देखा जाए 13, ये एक खुद 14th पोजीशन है। इसका स्थान इस छोर से देखा जाए 11, ये एक सी है 12वां स्थान है। तो 14 और 12 26, और दो लोग बीच में हैं 28 हमारे पास में हो गए। तो टोटल व्यक्ति हमारे पास में हुए 28। ठीक है, 28 हमारे पास में कुल व्यक्ति है इस व्यवस्था में। तो ये भी एक हमारे पास में सिटिंग अरेंजमेंट का टाइप है, जिसके अंदर अलग अलग लोगों की सिटिंग अरेंजमेंट आपको दे रखी। दो छोर हमारे पास में है, ऊपर का छोर और नीचे का छोर, उसके अकॉर्डिंग इसने व्यवस्थाएं दी दो लोगों की। यानी कि आगे से जब एक कतार में लोग खड़े हुए होंगे तो इसके लिए यूज हो गया, इसने शब्द यूज कर दिया आगे से, और ये हमारे पास में पीछे से। ठीक है, आगे पी क्यू आर एस टी यू वी उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हुए। ठीक है, लास्ट जो क्वेश्चन था वो एक तरीके से रैंकिंग टेस्ट और सिटिंग अरेंजमेंट का मिक्सअप आपके पास में था। ठीक है, ये एक प्योर सीटिंग अरेंजमेंट, जो लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, रैखिक व्यवस्था आपके पास में होती है, उसी तरह का सवाल आपके पास में होगा। देखिए, ये कहता है कि पी क्यू आर एस टी यू वी कितने व्यक्ति हुए हमारे पास में, सात व्यक्ति यहां पर है, और कहता है उत्तर की ओर मुंह करके बैठे। तो हमें डायरेक्शन दे दी नॉर्थ की, 1 2 3 4 5 6 7, लेफ्ट इधर, राइट हमारे पास में इस तरफ है। ठीक है,
एक पंक्ति में बैठे, यू टी के ठीक दाईं ओर है, टी के ठीक दाईं ओर यू हमारे पास में है। शॉर्ट फॉर्म में हमने इसे दर्शा दिया क्योंकि हमें नहीं पता है कि टी और यू इस व्यवस्था में कहां बैठे होंगे। पहली जानकारी। अगला देखो, टी वी के दाईं ओर चौथा है, वी के दाईं ओर चौथा है का मतलब क्या हुआ, इनके बीच में तीन लोग हैं। अगर ऐसा वर्ड आता है दाईं ओर चौथा, फोर्थ टू दी राइट, दैट मीन्स कि उनके बीच में तीन लोग हैं। आफ्टर दैट वी कैन से कि फोर्थ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेरे बाईं तरफ खड़े हो तो आपकी कोई ना कोई पोजीशन होगी। मेरे बाईं तरफ पहला यानी कि जस्ट बगल में, बाईं तरफ दूसरा यानी कि एक व्यक्ति छोड़ के दूसरे नंबर पे जो है, बाईं तरफ तीसरा यानी दो व्यक्ति छोड़ के तीसरा। तो दैट ये जो शब्द हैं आपके पास में, ठीक है, कि पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसमें वो व्यक्ति भी शामिल होता है जिसकी पोजीशन हम बता रहे हैं, ठीक है, बीच वालों के अलावा। जैसे वी के दाईं तरफ चौथा हमारे पास में है, तो इसका मतलब है इनके बीच में तीन व्यक्ति यहां दर्शा दिए। ये शॉर्ट फॉर्म में दर्शाने का तरीका है। आप यहां पे जानकारी को एक ही बार पढ़ रहे हो। क्या कर रहे हो, जानकारी एक ही बार आप पढ़ रहे हो। चलिए, टीवी के दाईं ओर चौथा, आर क्यू और एस का पड़ोसी है, आर क्यू और एस का पड़ोसी है। अब हमें पता है बीच में बैठने वाले लोग दो व्यक्तियों के पड़ोसी होते हैं, ठीक है, यानी कि आर जो है हमारे पास में ये Q और S का पड़ोसी है, ये हमारे पास में हो गया, ठीक है। बीच में बैठा है कहीं पे R और इसके दो पड़ोसी हैं जैसा जनरली होता है। S के बाईं ओर तीसरा व्यक्ति एक छोर पे है। अब इसने S की ओरिएंटेशन बता दी। अब ये वो जानकारी दे रहा है जिससे हम स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे व्यवस्था की शुरुआत हो सकती है। इसने कहा है S के बाईं ओर तीसरा व्यक्ति एक छोर पे है, तो S अगर यहां पे है, इसके बाईं ओर पहला दूसरा तीसरा, ये तीसरा व्यक्ति छोर पे है, तो S आपको यहां पे बता दिया कहां बैठा हुआ है। आगे देखो, S के ठीक बाईं ओर कौन है। अब इतना आपको दे दिया, यहां आपके पास में जानकारी है, ठीक है। इन जानकारियों को आपको काम में लेना है, ठीक है। 5 और 1 6 व्यक्ति इस तरीके से बैठे हुए हैं हमारे पास। V को इधर ले लो तो हमारे पास 3 व्यक्ति छोड़ के T इस तरफ आएगा, U इधर आ जाएगा। V को इधर ले लो, 3 व्यक्ति छोड़ के T इधर, U इधर आ जाएगा। यानी इनको अरेंज करना है आपको, ठीक है, T के ठीक दाईं ओर। इतना सवाल ने दे दिया। अब शुरू से एंड में आप आए तो आपने गोल्डन रूल्स का ध्यान रखा कि अगर कोई जानकारी फिट हो रही है तो उसको वहां रखो, अदरवाइज शॉर्ट फॉर्म में दर्शा दो, ठीक है। ये प्रत्यक्ष जानकारी थी, सीधे सीधे पढ़ते ही इसको रखा जा रहा था जानकारी के अंदर, और ये सारी अप्रत्यक्ष जानकारी है, ठीक है। नकारात्मक जानकारी इस सवाल के अंदर नहीं है। इतनी इंफॉर्मेशन इस प्रश्न को देनी थी जो इसने दी है। अब इसके बाद में आपको यहां पर खुद से, ठीक है, नाउ यू हैव टू थिंक योरसेल्फ कि यहां पे प्रश्न के अंदर बाकी बची हुई जानकारी को कैसे आप फिट करोगे, हाउ टू फिट दिस इंफॉर्मेशन, दिस इज योर टास्क। ऑल दीज इंफॉर्मेशन दे आर गिवन, ये जानकारी पहले से दे रखी है सवाल ने कि भाई इतना तो हमारे पास में है, ठीक है। चलिए, ये हमारे पास में जानकारी है। अब देखो, अगर मैं इनको फिट करना चाहूं यहां पे, इनको अगर हम लोग यहां फिट करना चाहते हैं तो एक पॉसिबिलिटी हमारे पास में यहां पे है, ठीक है, कि सर, ठीक है, वी को हम इस छोर पे ले लें, 3 व्यक्ति छोड़ दें, फिर यहां टी आ जाए, यहां यू आ जाए। एक पॉसिबिलिटी तो ये है। दूसरी ये है कि एस यहीं पे हो, वी यहां पर है, और हमारे पास में 3 व्यक्ति छोड़ के टी इधर और यू इस तरफ। ये 2 संभावनाएं हमारे पास में आ गई, 2 पॉसिबिलिटीज यहां पर बन सकती है। ऊपर नीचे हमने दोनों पॉसिबिलिटीज यहां पर रख दी, ठीक है। अब देखो, आर जो है क्यू और एस के बीच में है। क्या कहा इसने, आर क्यू और एस के बीच में है, ठीक है। तो यहां अगर देखा जाए तो हमारे पास में सर आर आ गया इधर, क्यू आ गया इधर, क्यू और एस के बीच में आर है। लेकिन यहां अगर आप आर को रखना चाहो, आर को इधर रख लो, क्यू नहीं आ पाएगा, आर को इधर रख लो, क्यू नहीं आ पाएगा। यानी ये व्यवस्था संभव ही नहीं है, इसमें ये वाली जानकारी नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो अगर कभी ऐसा सीन बने
कि पॉसिबिलिटी बन रही है। पॉसिबिलिटी जनरली तभी बनती है, संभावना के बारे में तभी सोचना पड़ता है जब हमारे पास में निश्चित जानकारी कम होती है जिसको डायरेक्टली बिठा सके। ठीक है, अब देखो इसने 6 व्यक्ति तो बिठा दिए, लास्ट एक व्यक्ति यहां पर बचा है, और वो एक व्यक्ति हमारे पास में कौन सा है यहां पर देखो। ठीक है, कि सर इसने पी को छोड़ के सबको बिठा दिया, पी है 7वां व्यक्ति, सातों लोग बैठ गए, यहां आपकी व्यवस्था कंप्लीट हो गई। हमने किया क्या, प्रत्यक्ष जानकारी जो कि एस दे रखा था आपको, ये सीधा सीधा दे रखा है सवाल ने, इसके अलावा इनडायरेक्ट जानकारी दे रखी है जो पॉसिबिलिटी हमारे पास में है, निश्चित नहीं है। इसके अलावा इसने आपको यहां पर देखा जाए तो निश्चित जानकारी इस तरीके से दी है। ठीक है, ये हमने फिट किया, यहां पे 2 तरीके की संभावना थी, दोनों चेक कर ली। ठीक, और ये पूरी व्यवस्था आपके पास में आ गई। दिस इज द प्रोसीजर, ये वो प्रोसीजर आपके पास में है। ठीक है, एस के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो एस के ठीक बाईं ओर बैठा है आर। ठीक है, बाईं ओर दूसरा है क्यू, बाईं ओर तीसरा है बी, दाईं ओर पहला है टी, एस के दाईं ओर दूसरा है यू, एस के दाईं ओर तीसरा है पी। ठीक है, तो एस के ठीक बाईं ओर कौन है, आर हमारे पास में है, जो आपको दिया है सी विकल्प में। ठीक है, नेक्स्ट यहां देखो, पी क्यू आर एस टी यू वी 7 मित्र हैं जो उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। नॉर्थ फेसिंग हमारे पास में ये व्यक्ति है। ठीक है, नॉर्थ फेसिंग ये हमारे पास व्यक्ति है। ओके, कितने लोग हैं, 7 मित्र हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, लेफ्ट हैंड इधर होगा, राइट इस तरफ होगा। जब नॉर्थ फेसिंग व्यक्ति होते हैं हमारे पास में तो लेफ्ट इस तरफ होगा, राइट हमारे पास में राइट साइड में होगा। ठीक है, चलिए एस आर के ठीक दाएं हैं, आर कहीं पर भी होगा, इसका ठीक दायां एस हमारे पास में है। ठीक है, एस के ठीक दाएं, आर के ठीक दाएं एस है। टी और पी यू के पड़ोसी हैं, यानी कि यू के पड़ोसी हैं टी और पी। निश्चित तरीके से हमें नहीं पता है कि टी लेफ्ट में है या राइट में है, ये अनिश्चित जानकारी है, अनसर्टेन इंफॉर्मेशन है जिसमें सर्टेन जानकारी नहीं दी है। क्यू आर के ठीक बाएं है, आर के ठीक बाएं क्यू है, ये निश्चित तरीके से दिया हुआ है, और बाएं छोर से दूसरे स्थान पे है। क्यू आर के ठीक बाएं है और बाएं से दूसरे स्थान पे क्यू है, ये आपको दे दिया। क्यू के बैठते ही हम लोग आर और एस को बिठा पाएंगे जो जानकारी हमको दी हुई है। आर और एस के बैठते ही टी और पी के बीच में यू है, इनको अगर बिठाएंगे तो ये तीनों इस जगह आने वाले हैं, यह हमें पता है। ठीक है, बाएं छोर से दूसरे स्थान पे, पी दाएं छोर पर है, इसने बताया पी दाएं छोर पर है, यह भी एक निश्चित जानकारी है। अब देखो ये वाली जानकारी ऐसी है जो पढ़ते ही व्यवस्थित होगी, लेकिन इसने एंड में दिया है, इसको ध्यान से समझना। यह जानकारी ऐसी है जो पढ़ते ही व्यवस्था में फिट हो जाएगी, लेकिन सवाल कितना चालाक, इसने एंड में दी है यह जानकारी। ठीक है, हम प्रश्न को एक ही बार पढ़ेंगे और पढ़ते दौरान अगर ऐसी जानकारी है जिसको रखा जा सकता है, जैसे ये बैठे हैं तो इनको व्यवस्थित कर दिया, और अगर बैठाया नहीं जा सकता तो हम शॉर्ट फॉर्म में दर्शा देंगे। कुल मिला के गोल्डन रूल है कि प्रश्न एक ही बार पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब देखो टी के ठीक दाएं कौन है, टी के ठीक दाएं कौन होगा, अगर पी इधर है तो पी और टी के बीच में यू है, यू इधर और टी हमारे पास इधर, इन दोनों के बीच में यू था। एक व्यक्ति की चर्चा नहीं करी इसने, कौन सा है, पी क्यू आर एस टी यू वी, वी है हमारे पास यहां पे, और इस तरीके से 7 व्यक्ति बैठ जाते हैं। पूछा है टी के ठीक दाएं कौन है, टी के ठीक दाएं कौन है, तो टी का ठीक दायां यू है मेरे भाई, जो हमें दे रखा है डी विकल्प। ठीक है, टी के ठीक दाएं यू हमारे पास में है। नेक्स्ट हो, कोई तकलीफ यहां पे, सवाल एक ही बार पढ़ा जाएगा, निश्चित जानकारियां पहले फिट होती हैं, फिर अनिश्चित जानकारियां फिट होती हैं। नेगेटिव वाले सवाल हम लोग आगे चल के करेंगे, अभी नहीं ला रहे आपके सामने। ठीक है, आगे अगला देखो, 6 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में बैठे हुए,
इस बार इसने प्रश्न दे दिया है दो समांतर पंक्तियों का। ठीक है, दो पैरेलल पंक्ति आपके पास में है यहां पे, और दो समांतर पंक्ति हैं। प्रत्येक पंक्ति में तीन व्यक्ति बैठे हुए हैं, यानी बैठे तो छह ही लोग हैं, लेकिन एक अकेली रेखा के बजाय दो रेखाओं, और निकटस्थ व्यक्तियों के बीच की दूरी समान है। दक्षिण और उत्तर फेसिंग है। चलिए, सवाल से हमें क्लियर हुआ कि तीन लोग दक्षिण में देखते हैं और तीन लोग उत्तर में देखते। ठीक है, जैसे ही आप देखो तीन व्यक्ति समांतर पंक्ति, तो हमें पता लग गया आमने सामने, और आमने सामने का मैंने तुम्हें बताया तो उत्तर दक्षिण वाले होंगे आमने सामने, या पूरा पश्चिम वाले। जनरली जो आपको देखने को मिलता है वो देखते ही आप समझ पाते हो, जब ये दक्षिण और उत्तर की बात कर रहा है तो आमने सामने ऐसी व्यवस्था है। और प्रत्येक पंक्ति में तीन व्यक्ति समांतर पंक्तियों में बैठे, निकटस्थ व्यक्तियों के बीच की दूरी समान है। ये भाषा है, लैंग्वेज सवाल को देने की, भाई ये बराबर बराबर गैप पे बैठे, और बराबर गैप पे बैठेंगे तभी तो ऐसा होगा कि तीन के सामने तीन लोग एक दूसरे का विपरीत बैठे होंगे। ठीक है, तो दक्षिण की तरफ जिनका मुंह है इनका नाम है POT। पी कहां, ओ कहां, टी कहां, यह आपको पता करना है। और इधर है AER, ए कहां, ई कहां, आर कहां, यह आपको पता करना है। ठीक है, इतनी जानकारी सवाल ने दी थी। ये वाली जानकारी क्या है? ये वाली जानकारी आपको बैठक व्यवस्था के बारे में बेसिक जानकारी दे रही है। ये है हमारे पास दिस इंफॉर्मेशन इन द फर्स्ट पार्ट, दैट इंफॉर्मेशन इन द फर्स्ट पार्ट इट ओनली टेल्स यू दैट हाउ इज द सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, कैसा है सिटिंग अरेंजमेंट हमारे पास में। ठीक है, ओवरऑल किस तरह का सिटिंग अरेंजमेंट रहने वाला है, कितने लोग होंगे और कैसे बैठे, ये जानकारी आपको फर्स्ट हैंड दी जाती है। ये जानकारी कोई प्रश्न का भाग नहीं है। आपका सॉल्व करने का जो पार्ट है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, ये वाला सॉल्व करने का पार्ट है। दो तीन लाइन है जिन जानकारियों को आपको व्यवस्थित तरीके से काम में लेना है। ठीक है, चलिए अब देखो, ई अपनी पंक्ति के दाएं छोर पर बैठा है। ठीक है, देखो ई इस पंक्ति में है, इस पंक्ति का लेफ्ट एंड इधर है, इस पंक्ति का राइट एंड इस तरफ है, ई हमारे पास में यहां पर है। ठीक है, ई अपनी पंक्ति के दाएं छोर पर है। और देखो, टी के ठीक सामने बैठा है, ई टी के ठीक सामने बैठा है। ठीक है, ए अपनी पंक्ति के बाएं छोर पर बैठा है। ए जो है अपनी पंक्ति के बाएं छोर पर बैठा है, जैसे ए बैठ गया, ई बैठ गया, हमें पता यहां होगा आर। क्लियर इज दैट? नेक्स्ट, और ओ के ठीक सामने है। ए अपनी पंक्ति के बाएं छोर पर बैठा है और ओ के ठीक सामने है। ठीक सामने होने का मतलब क्या हो गया कि भाई साहब इसके सामने बैठा हुआ है ओ। दक्षिण के सम्मुख व्यक्ति उत्तर के सम्मुख व्यक्तियों के ठीक सामने बैठे हैं। ठीक है, दक्षिण दिशा के सम्मुख व्यक्तियों की पंक्ति में केंद्र में कौन बैठा है? तो ओ इधर है, टी इस तरफ है, तो केंद्र में बैठा है पी हमारे पास, जो दक्षिण की तरफ फेस करते हैं। कौन से विकल्प में है? डी विकल्प में। ठीक है, डी में हमारे पास में पी है। तो इन सवालों में क्या हो रहा है, देखो, इन प्रश्नों में अगर कोई जानकारी अनिश्चित है, अनसर्टेन है, तो हम शॉर्ट फॉर्म में दर्शा रहे हैं, और अगर डायरेक्टली रखी जा सकती है तो डायरेक्टली रख रहे हैं। जैसे ये प्रश्न दो समांतर पंक्तियों का सबसे आसान टाइप है, जिसमें कुछ नहीं उलझा रहा है, सीधे सीधे व्यवस्था के बारे में बता रहा है। ठीक है, और जनरली जब भी आप सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के सवालों को करोगे, आधे सवाल में तो केवल यह बताया जाता है व्यवस्था है कैसी, और बाकी के आधे में सवाल को सॉल्व करने की जानकारी दी जाती है। ये जो जानकारी है पॉजिटिव और प्रत्यक्ष जानकारी, यानी कि डायरेक्ट इंफॉर्मेशन इज समथिंग दैट वी यूज फर्स्ट। हमें पहले काम में लेनी है, भले वो पहली लाइन में हो या आखिरी लाइन में हो। ठीक है, नेक्स्ट हो। ठीक है, 7 व्यक्ति ABCDEFG एक सीधी पंक्ति में उत्तर के सम्मुख बैठे हैं। 7 लोग हैं, उत्तर के सम्मुख बैठे हुए हैं। डी के दाएं केवल 2 व्यक्ति हैं। देखिए, 7 व्यक्ति हमारे सामने हैं। ठीक है, और एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, लेफ्ट इधर, राइट इस तरफ। डी के दाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे। अब
7 लोग, सीधी पंक्ति, उत्तर दिशा, यानी कि ये जानकारी यहां तक तो थी बेसिक्स। यहां तक तो केवल इसने ये बताया कि लोग बैठे कैसे, नॉर्थ फेसिंग है, 7 व्यक्ति। ठीक है, अब प्रश्न यहां से स्टार्ट होता है। एक एक करके जानकारियों को पढ़ो। अगर प्रत्यक्ष है छाप दो व्यवस्था में, प्रत्यक्ष नहीं है शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, लेकिन सवाल पढ़ना एक ही बार है। शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, अलग अलग सवालों में जो जानकारी है उनको मैं लिखता हुआ चल रहा हूं। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखने का वो तरीका जो आप अपना सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। खुद की कुछ नई शॉर्ट फॉर्म लिखने की टेक्निक आप पैदा करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, बट मेक श्योर कि अभी जो फॉलो करवा रहा हूं मैं आपको ये करते हुए चलो। आप खुद की भी टेक्निक्स डेवलप कर लेते हो शॉर्ट फॉर्म में लिखने की। ठीक है, लेकिन पढ़ना एक ही बार है। जो व्यवस्थित हो रहा है व्यवस्थित करो, वरना शॉर्ट फॉर्म में लिखो। यहां देखिए, डी के दाएं केवल 2 व्यक्ति हैं, सीधे सीधे जानकारी है। ये लो, डी इधर, डी के दाएं 2 व्यक्ति हैं। ये डायरेक्ट प्रत्यक्ष जानकारी है जिसको सवाल में पढ़ते ही रखा जा सकता है। आगे पढ़ो, जी डी का निकटतम पड़ोसी है। जी डी का पड़ोसी। अब हमें यह तो पता है कि या तो जी इस तरफ होगा या जी इस तरफ होगा। अगर ऐसी जानकारी आ जाए पड़ोसी वाली, तो हमें पता है कि भाई डी इधर है तो इसके 2 पड़ोसी हो सकते हैं, या तो जी यहां या फिर जी यहां। इन्हीं दोनों स्थितियों पे आ सकता है। तो मैंने ये सर्कल लगा दिया इसके ऊपर। ये सर्कल हमें बार बार याद दिलाता रहेगा कि इनकी व्यवस्था अभी क्लियर नहीं है, अभी ये लोग प्रॉपर व्यवस्थित तरीके से नहीं बैठे। पॉइंट क्लियर? आगे बढ़ो। ए और जी के बीच में 3 व्यक्ति हैं। ए और जी के बीच में 3 लोग हैं। अब अगर जी यहां पे है, ए तुम इधर ले लोगे तो भी बीच में 2 व्यक्ति होंगे, और अगर ए इधर ले लोगे तो भी बीच में 2 व्यक्ति होंगे। यानी इसने कहा है ए और जी के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं। तो यह संभव नहीं है अगर जी यहां बैठेगा। संभव ही नहीं है। ए दोनों तरफ ले लो, संभव ही नहीं है। अब क्लियर हो गया कि जी बैठेगा यहां। जी और ए के बीच में 3 लोग हैं। ए आ गया इधर, इनके बीच में 1 2 3 व्यक्ति हमारे पास में है। ठीक है, तो पहली जानकारी तो निश्चित थी कि भाई डी का पड़ोसी है, लेकिन जस्ट बाद में जो जानकारी आई उससे हमें क्लियर हो गया कि जी यहां बैठा है और ए और जी के बीच में 3 व्यक्ति। 2 अप्रत्यक्ष जानकारियां मिलकर के प्रत्यक्ष बन गई आपके लिए। ठीक है, जैसा हमने कल कॉन्सेप्चुअल पार्ट में देखा था उसी तरीके से कि भाई ये जानकारी इसने 2 भाग में दी है। इसने सीधा सीधा नहीं बताया कि जी यहां बैठा है दाएं से दूसरा। सीधा सीधा बताने के बजाय 2 जानकारियों का मिक्सअप इसने रख दिया। समझना इस चीज को, जानकारी देने का तरीका, यही चीजें तो सवाल को एक इंटरेस्टिंग सवाल बनाएंगी। ठीक है, आगे आओ। बी और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे। बी और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ये एक अनिश्चित जानकारी है। अगर इनके बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं तो बी लेफ्ट में है या राइट में है हम तो नहीं बता सकते अभी तो। ठीक है, चलिए आगे देखो। ई सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। सी का निकटतम पड़ोसी ई नहीं है, ये एक नेगेटिव जानकारी है। ऐसी जानकारियां काम में एंड में ही आती हैं। ठीक है, एफ जी के निकटतम दाएं बैठा है। जी के निकटतम दाएं एफ हमारे पास में बैठा हुआ है, तो जी के निकटतम दाएं एफ है। ठीक है, आगे देखो। बी और सी के बीच में 2 लोग हैं। सी ई का पड़ोसी हमारे पास में यहां पर नहीं है। देखो ये जानकारी है। अब देखो बी और सी को तुम बिठाना चाहते हो तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि बी और सी जो हमारे पास में है ये 2 ही जगहों पे आ सकता है। एक व्यक्ति होगा यहां बी और सी में से 2 लोग छोड़ के, दूसरा होगा यहां पे। इसके अलावा और कोई व्यवस्था नहीं होगी। अब आपके पास एक ही व्यक्ति बच गया। ये दोनों सीटें तो ऑक्यूपाई हो जाएंगी। एक व्यक्ति बचा है ई। ई आएगा इस सीट पे क्योंकि इन दोनों सीटों पर बैठ चुके हैं व्यक्ति। ठीक है, बी और सी यहां पे आ गया। ई अगर यहां पे होगा तो अब देखना ई और सी पड़ोसी नहीं है। इस जानकारी जो नेगेटिव जानकारी है, नेगेटिव जानकारी सबसे एंड में काम में आ रही। ज्यादातर केसेस में नेगेटिव जानकारियां बाद में काम में आती। ठीक है, तो नेगेटिव बाद में काम में ली। ई के बाजू में सी नहीं बैठ सकता, यहां सी नहीं बैठ सकता।
क्या कहा? यहां सी नहीं बैठ सकता और इसीलिए हमने कहा यहां बैठेगा बी और यहां बैठेगा सी, और इस तरीके से पूरा प्रश्न आपका सॉल्व होगा। ठीक है। ए और जी के बीच में तीन लोग हैं, बिल्कुल। ए इधर, जी इधर, इनके बीच में तीन व्यक्ति हैं, एक दो तीन। बीच में तीन है, स्थान नहीं दे रखा है इसने, बीच में तीन है। ठीक है, चलिए। ए के निकटतम बाएं कौन है? ए का निकटतम बायां कौन है? तो सी हमारे पास में है, जो आपको दे रखा है बी विकल्प। ठीक है, वेरी गुड। मुस्कान, शिखा, अभिषेक, शाबाश, अंशुमन। आगे देखो, 6 मित्र हैं, हेमन, बबलू, मनोज, एरिका, पवन और चमन दो पंक्तियों में एक दूसरे के सम्मुख बैठे। समांतर पंक्ति का सवाल, लेकिन सबसे लाइट वर्जन। 6 लोग आमने सामने बैठे, प्रत्येक पंक्ति में 3 मित्र हैं। हेमन और चमन एक ही पंक्ति में, लेकिन पड़ोसी नहीं है। देखो, इसने इस बार ये बताने पे ध्यान नहीं दिया कि ये नॉर्थ फेसिंग है और साउथ फेसिंग। It says 6 friends, Himani, Bablu, Manoj, Erika, Pawan and Chaman are sitting in 2 rows facing each other with 3 friends in each row. ठीक है, 3 लोग एक ही पंक्ति में बैठे हैं, इस प्रकार से बैठे हुए हैं। तो अब देखो, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, हेमन और चमन एक ही पंक्ति में है, लेकिन पड़ोसी नहीं है। बबलू एरिका के ठीक सामने बैठा है। ठीक है, देखिए, यहां हमारे पास में बबलू एरिका के ठीक सामने बैठा है। ठीक है, तो बबलू जो है एरिका के ठीक सामने बैठा है। बबलू दक्षिण के सम्मुख होकर हेमन के निकटतम बाएं बैठा है। ठीक है, बबलू दक्षिण के सम्मुख होकर, दक्षिण का सामना करते हुए के हेमन के निकटतम दाएं बैठा है। ठीक है, तो बबलू एक तरीके से ऊपर है दक्षिण की तरफ देखने वालों में, और ये है नॉर्थ की तरफ देखने वाले। 6 ही लोग हैं बस। ठीक है, तो बबलू बोला है कि हेमन के निकटतम बाएं, यानी कहीं हेमन होगा, एच से हेमन, और इसका निकटतम बायां है। तो हमें पता है लेफ्ट हैंड इधर होता है, राइट इधर होता है, जब दक्षिण की तरफ लोग देखते हैं, और जब उत्तर की तरफ देखते हैं तो लेफ्ट इधर होता है, राइट इस तरफ होता है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, अब देखो, हेमन का बोला है इसने कि हेमन के निकटतम बाएं बैठा है। हेमन के निकटतम बाएं बी से बबलू हमारे पास में बैठा है। ठीक है, चलिए, हेमन के निकटतम बाएं बबलू है। तो हेमन के निकटतम बाएं बबलू हुआ, बबलू के सामने ई बैठा है, इतना दे दिया। आगे देखो, बबलू एरिका के ठीक सामने बैठा है, हो गया ये तो। बबलू दक्षिण के सम्मुख होकर हेमन के निकटतम बाएं हैं, ये भी हो गया। हेमन और चमन एक ही पंक्ति में है। अब ये चमन है भाई साहब, चमन भी इसी पंक्ति में ऊपर होगा, बाकी तीनों लोग नीचे होंगे। एक ही पंक्ति में है, लेकिन पड़ोसी नहीं है। हेमन और चमन पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? चमन को इधर आना पड़ेगा। ध्यान से देखो, हेमन और चमन पड़ोसी नहीं है, तो दोनों को ऐसे ही बैठना पड़ेगा, और संभावना नहीं थी। चमन को लेफ्ट साइड में नहीं रख सकते, तीनों इस तरीके से बैठेंगे। ये तीनों हो गए फिक्स। बी के सामने ई है, बबलू के सामने एरिका, ये बैठ गई हमारे पास में। पवन चमन के ठीक सामने बैठा है, चमन के ठीक सामने पी से पवन बैठा है, ये व्यवस्था आ गई। हेमन के ठीक सामने कौन है? अब देखो, एक ही व्यक्ति रह गया, एम से मनोज, जो आएगा यहां पर। ये पूरी तरीके से पॉजिटिव जानकारियों से भरा हुआ सवाल है, ये तकलीफ देने वाले सवाल नहीं है, ये सबसे लाइट सवाल हैं जो कि पैरेलल व्यवस्थाओं पर पूछे जाते हैं। हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर, जो जानकारी सीधे काम में आ रही है सीधे काम में लो, अदरवाइज शॉर्ट फॉर्म में दर्शा दो। अब ये कहता है हेमन के ठीक सामने कौन बैठा है, तो हेमन के ठीक सामने कौन बैठा है? मनोज बैठा है। या फिर ये पूछ लेता कि हु इज सिटिंग अपोजिट टू हेमन? मनोज इज सिटिंग अपोजिट टू हेमन। ठीक है, विपरीत बैठे हैं एक दूसरे के। हु इज सिटिंग डायगोनल अपोजिट ऑफ चमन?
चमन का विकर्णत विपरीत कौन है? ये भी मनोज है। ठीक है, तो विकर्णत विपरीत, डायगोनल अपोजिट और अपोजिट, ये बेसिक टर्म्स तो आपको क्लियर हैं। आगे आइए। ठीक है, यहां देखो 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई एक सीधी पंक्ति में उत्तर के सम्मुख होकर बैठे। ठीक है, पहला वाला जो सवाल था वो जल्दी आ गया थोड़ा सा, उसको हम पीछे करवाने का प्लान था कि थोड़ा सा आपका दिमाग का बिल्डअप बने पहले इन सवालों में। ठीक है, तो कोई नहीं, एक बार एंड में पहले सवाल को और हम देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट के था कि सर वो कम से कम वाली शर्त को कैसे देखा आपने, वो हम एक्सप्लेन कर देंगे दोबारा। ठीक है, बेफिक्र रहो। ये वो टाइप हैं जिनके बेसिक्स हमने देखे हैं और जो स्टार्टिंग पार्ट में आपको सीखना है। ओके, चलिए। 5 व्यक्ति एबीसीडी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो 5 लोग उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, 4 और 5। हमारे पास में बायां व्यक्ति है इधर और दायां व्यक्ति है इस तरफ। ठीक है, ई डी के निकटस्थ बैठा है, डी के निकटस्थ ई बैठा है। तो ई या तो लेफ्ट में होगा या राइट में होगा, हमें क्लियर नहीं है, ऐसे हमने दर्शा दिया। अगर आपको यह पता लगता है कि एक व्यक्ति दूसरे का पड़ोसी है तो तुम ऐसे दर्शा दो इसको। ये तुम्हें हमेशा ध्यान लगाएगा, हमेशा बताएगा कि डी के बाएं ई हो सकता है या दाएं हो सकता है, लेकिन ऐसे व्यवस्था होगी। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, डायरेक्टली काम में नहीं आएगी, अप्रत्यक्ष जानकारी। आ गया। सी बी के निकटस्थ बैठा है, सी इज सिटिंग इमीडिएट नेक्स्ट टू बी। ठीक है, सी जो है बी के इमीडिएट नेक्स्ट में है। अगेन ये हमारे पास में नॉट ए इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली, सीधे सीधे काम में नहीं ला सकती, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। और बी ए के साथ नहीं बैठा है, दिस इज नेगेटिव इंफॉर्मेशन, बी ए के साथ में नहीं बैठा है। ठीक, तो बी ए के साथ नहीं बैठा है तो ऐसे दर्शाओ इसको। ये क्रॉस तुम्हें याद दिलाएगा कि भाई ए और बी पड़ोस में नहीं है, ना बी के पास में ए है ना ए के पास में बी होगा। आ गया। जो बेंच के बाएं छोर पर है। अब देखो, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर कोई सेंटेंस लंबा चौड़ा इस तरीके से आता है, इफ ए सेंटेंस इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एज यू कैन सी, और यू सी WH वर्ड जो बेंच के बाएं छोर पर है, ऐसे प्रश्न तुम्हारे इंग्लिश ग्रामर के जो सवाल आते हैं ना करेक्शन के, उसमें भी पूछे जाते हैं। ध्यान रखना इस पॉइंट को। इंग्लिश में दे रखा है एंड बी इज नॉट सिटिंग विथ ए हु इज ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच, WH वर्ड आया है। तो हिंदी वालों, हिंदी के अकॉर्डिंग ध्यान रखो, जो जिसका जिसके ऐसे शब्द आ जाएं, या इंग्लिश में ध्यान रखो WH वर्ड हो, हु हुज, तो ये शब्द आपके पास में आ जाते हैं। तो इनका मतलब है, इनके लिए सब्जेक्ट कौन सा होता है? इस हु जो है ये बात कर रहा है ए की। किसकी बात कर रहा है? ए की, जो इससे जस्ट पहले आया। ठीक है, हिंदी में देखो, जो के जस्ट पहले कौन सा नाम है? तो हमारे पास सर जो के पहले है ए। कौन है? ए हमारे पास। तो जो WH वर्ड का नियरेस्ट है वही उसका सब्जेक्ट होता है। वैसे इतनी ग्रामर तुम स्कूल लेवल पे सीख जाते हो तो मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होगी, बट अगर इस पॉइंट में तुम्हें हल्का सा भी डाउट है तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट तुम नोट डाउन कर लिया करो, ये तुम्हारे सेल्फ नोट्स का पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए। यहां बी ए के साथ नहीं बैठा है, जो बेंच के बाएं छोर पर है। ए के बारे में बता दिया, ए बेंच के बाएं छोर पर है। ए अगर इधर बैठा है तो बी इसके पड़ोस में नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है ए और बी पड़ोसी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो। सी दाएं छोर से दूसरे स्थान पे। देखो, ये जानकारी निश्चित वाली है, लेकिन सवाल को पता है, इसने एंड में जाके दी है। ये ऐसी जानकारी है पढ़ते ही व्यवस्थित हो जाए, लेकिन सवाल ने एंड में दी है। सवाल पूरी सेटिंग करके बैठा है कि तुम इसमें उलझो और बिना फालतू की जानकारी पहले काम में ले लो, ताकि तुम उलझ जाओ सवाल में। तुम्हें यही चीज नहीं करनी है। यही हमारे गोल्डन रूल है जो तुम्हें गलती से बचाते हैं। ये जानकारियों से हमें शुरुआत नहीं करनी है। शुरुआत करने वाली जानकारी एंड में मिली है हमको। ये जानकारी वो है, सीधे इसको पढ़ते रखा जा सकता है। सी दाएं से दूसरे स्थान पे सी हो गया यहां पे। ये जानकारी डायरेक्ट थी, ए के बारे में बता दिया, सी के बारे में बता दिया। ये डायरेक्ट जानकारी है, ये वो जानकारी है जो सवाल में सबसे पहले काम में लेनी होती है। समझना इसी चीज को।
अगर हम जबरदस्ती सवाल से जिद जाते और इन जानकारियों को पहले यहां पे फिट करते तो फिर बहुत सारे पॉसिबिलिटी वाले सीन बन जाते और समय अधिक लगता और उलझने वाले काम हो जाता। लेकिन आप गोल्डन रूल्स क्लियर रखो, प्रत्यक्ष डायरेक्ट जानकारी पहले काम में लेनी है, भले सवाल की पहली लाइन में हो या सवाल की आखिरी लाइन में हो। ठीक है, आ गया। ई, डी और ए के दाएं हैं। अब देखो सेंटेंस को पढ़ो, ई, डी और ए के दाएं हैं। ई इज राइट ऑफ डी एंड ए, दो लोगों के राइट में है। इसका मतलब कहीं पे डी और ए बैठे होंगे और इनके राइट में हमारे पास में ई है। ठीक है, यानी ये दो लोग कहीं लेफ्ट में हैं तब ये हमारे पास राइट में होगा। ऐसी व्यवस्था आपके पास में यहां पर होगी। अब देखो डी इधर आ जाएगा तो ई इस तरफ आ सकता है हमारे पास में। ठीक है, और हमें पता है सी और बी पड़ोसी हैं, डी और ई पड़ोसी हैं। ठीक, डी और ई हमारे पास में पड़ोसी हैं, ये इसने बता दिया डी और ई पड़ोसी हैं। तो डी और ई पड़ोसी हैं मेरे भाई, तो ये दोनों के दोनों केवल यहीं पे आ सकते हैं। और यहां पे भी मैं देखूं तो डी इस तरफ होगा, ई यहां पे होगा, तभी हम कह सकते हैं ए और डी दोनों के दाएं हैं, ई हमारे पास, और डी और ई पड़ोसी भी हैं। ये अनिश्चित जानकारी थी, ये बाद में काम में आई है। ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, सेशन पे टाइमली आप लोग आए और टाइमली आने के बाद में अटेंड करते हुए चलें। कभी मान लो तुम लेट हो जाओ तो जो भी सेशन है उसको आराम से पूरा कंप्लीट करो, उसके बाद में जो रिमेनिंग है उसको आप देखा करो। ओके, चलिए ये बैठ गए। अब कौन बचा? बी बचा है सर हमारे पास में, बी होगा यहां पे। ठीक है, और ये पूरी व्यवस्था हमारे पास में होगी। पूछा है कि ई का स्थान क्या है, ई का स्थान क्या है, ई का स्थान क्या है? तो भाई ये दाएं से देख लो तीसरा या बाएं से देख लो तीसरा। बाएं से भी देखोगे थर्ड है 1 2 3, और दाएं से देख लो तो भी थर्ड है 1 2 3। ठीक है, और नेबर की बात करी जाए तो भैया ई पड़ोसी है डी और सी का। किस किस का? डी और सी का पड़ोसी है। कौन से विकल्प में? डी, इमीडिएट नेबर ऑफ डी एंड सी। ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड सिखा अभिषेक। ठीक है, तो अभी तुम साथ में सॉल्व करो, लेकिन ध्यान देना यहां हम केवल प्रैक्टिस पार्ट पे काम नहीं कर रहे। प्रैक्टिस तो इस तरह के सवालों की बहुत मैंने यूट्यूब पे भी करा रखी। यहां तुम सीख रहे हो कि वो थॉट प्रोसेस क्या हो सवाल की जानकारियों को पढ़ते टाइम, कौन सी गलती करनी है कौन सी नहीं करनी, यह जानकारी पढ़ते ही व्यवस्थित नहीं करनी है। देखो एक ही चीज तुम अपने अंदर का जो इनिशियल मूवमेंट है, इनिशियली जो आपका दिमाग बोलता है कि जानकारी पढ़ो सवाल में रखो, जानकारी पढ़ो सवाल में रखो, उसके खिलाफ है ये गोल्डन रूल्स। ये कहते हैं कि पहले भाई तुम निश्चित जानकारी देखो, भले सवाल की पहली लाइन में हो आखिरी लाइन में हो, पहले प्रत्यक्ष जानकारी काम में आएंगे, उसके बाद अप्रत्यक्ष। क्या ये पॉइंट तुम रिलेट कर रहे हो हर सवाल में? थॉट प्रोसेस सीखना। सवाल तो यहां पे आंकड़े बदल के इस तरह के हजारों हैं, हर तरह का सवाल हजारों बार आया। ठीक है, द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज कि आप वो थॉट प्रोसेस को ग्रैब कर पा रहे हैं, उसको आप समझ पा रहे हैं। चलिए 8 मित्र हैं, ABCDEFGH एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे। 8 लोग नॉर्थ फेसिंग हमारे पास में है। ठीक है, 8 लोग नॉर्थ फेसिंग हमारे पास में है। 1 2 3 4 5 6 7 8, वह इधर बिठा दो। 8 लोग बैठे। अगर ये नॉर्थ फेसिंग है तो हमें पता है बायां छोर इधर होगा, दायां छोर इस तरफ होगा। बायां और दायां छोर हमने लिखा है यहां पे। ठीक है, अब देखो, और यहां से सवाल हो जाता है प्रारंभ। एफ डी और जी के बीच में बैठा है, यह जानकारी अनिश्चित जानकारी है। डी और जी के बीच में बैठा है तो बायां कौन है दायां कौन है दैट वी कांट से। हु इज लेफ्ट एंड हु इज राइट दैट वी कैन नॉट से। एफ इज सिटिंग बिटवीन डी एंड जी। ठीक है, फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन, ये एक अप्रत्यक्ष जानकारी है, इससे हम शुरुआत नहीं करेंगे। आगे, बी एच और ए के बीच में है। बी इज सिटिंग बिटवीन एच एंड ए, तो बी एच और ए के बीच में बैठा है। अगेन इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन, हम इससे शुरुआत नहीं करने वाले हैं, आगे बढ़ेंगे। शॉर्ट फॉर्म में दर्शा दिया इसको, सवाल भी एक बार पढ़ा जाएगा, शुरुआत नहीं कर रहे तो शॉर्ट फॉर्म में दर्शा दिया, दोबारा नहीं आएंगे इस सवाल को पढ़ने। नेक्स्ट, ई जी के बाएं तीसरे स्थान पे है। जी के बाएं तीसरे स्थान पे,
अब देखो कहीं पे जी बैठा होगा और इसके बाएं तीसरे स्थान पर ई है। जी के बाएं 1, 2 और तीसरे स्थान पर ई है जो एक कोने पर बैठा है। एक रिलेटिव प्रोनाउन आता है WH वर्ड वाला, ठीक है। हु का सब्जेक्ट होता है जी, इधर जो का सब्जेक्ट होगा जी। जी की बात हो रही है, जी एक कोने पर बैठा है। अगर जी एक कोने पे है, ध्यान से देखो, प्रीवियस सेशन में हमने ये चीज डिस्कस करी थी। ये सीधा सीधा नहीं बोल रहा है कि जी दाएं कोने पे है, इसने बोला है कि जी के बाएं ई है और जी कोने पे बैठा है। तो कौन से कोने पर बैठा होगा? इसी कोने पर बैठा होगा। ये हम समझ पा रहे हैं। सीधे सीधे हलवा जानकारी नहीं दे रहे प्रत्यक्ष वाली कि जी दाएं कोने पे। इतना पढ़ के तो हर कोई समझ जाएगा। इसने जानकारी दी है कि भाई साहब जी कोने पे है और जी के बाएं तीसरा ई है। तो अगर जी के बाएं लोग बैठे हैं और जी कोने पे है तो मतलब जी दाएं कोने पे होगा। जो दाएं कोने पे है उसके दाएं कोई नहीं बैठता, बाईं तरफ बैठते हैं सब, ठीक है। जी इधर, 2 छोड़ के ई इस तरफ आएगा। नेक्स्ट हो, नेक्स्ट हो, एच सी के बाएं तीसरे स्थान पे, एच सी के बाएं तीसरे स्थान पे कहीं पे सी बैठा होगा और इसके बाएं एच जो है तीसरे स्थान पे है। अभी क्योंकि ना तो सी बैठा ना एच बैठा है, तो डायरेक्ट जानकारी लेकिन अभी यहां पे काम में नहीं आएगी। ए और ई के बीच में कौन है? चलिए, अब ये जानकारियां थी, ये वाली काम में आ गई, ये तीनों तुम्हें काम में लेनी। अब इन तीनों को किस क्रम में काम में लोगे? तो मैंने तुम्हें बताया एक चेन बननी चाहिए। चेन का मतलब क्या है? अगर जी और ई बैठ गए हैं, अगर जी और ई बैठ गए तो इनसे जुड़ी हुई जानकारी नेक्स्ट काम में लो। अब चेन बनाओ। जी और ई बैठ गए तो इनकी मदद से एक और को बिठाओ, फिर उनकी मदद से एक और को बिठाओ। ध्यान से देखो, जी से जुड़ी हुई जानकारी यहां पे है कि जी और डी के बीच में एफ है। जी इधर, डी इस तरफ और इनके बीच में एफ आ जाएगा। ये अनिश्चित जानकारी अब काम में लोगे तो तुरंत आ जाएगी काम में, ठीक है। चलिए, ए और एच के बीच में बी हमारे पास में है, ठीक है। अब देखो सी और एच इस तरीके से हैं। सी और एच को कैसे बिठाओगे? सी को इधर होना पड़ेगा, एच को इधर बैठना पड़ेगा। 4 लोगों की व्यवस्था है, यही केवल संभव थी सी और एच। अब देखना, ये काम में आ गई तुम्हारे पास में। अब चेन बनाओ, अब ये अनिश्चित जानकारी काम में आ जाएगी। ए और एच के बीच में बी है, एच इधर, ए इधर, इनके बीच में बी है, ए और एच के बीच में बी। ये अनिश्चित जानकारी अब काम में आएगी। तो इस पूरे प्रश्न में जानकारियों का ऑर्डर क्या है कि सर पहले काम में आई ये जानकारी, दूसरे नंबर पे काम में आ रही है ये, तीसरे पे काम में आई ये और चौथे पे काम में आई ये। अगर इस ऑर्डर में ये पूरा सवाल लिखा हुआ होता तो पढ़ते ही सॉल्व हो जाता, और अगर इस क्रम को बदल दिया जाए जैसा इस प्रश्न ने किया है तो यही सवाल शॉर्ट फॉर्म में लिख करके एक अच्छे सवाल का निर्माण करता है। यानी कि एक अच्छे और बहुत आसान सवाल में एक सबसे बड़ा अंतर है जानकारियों का क्रम। यही सवाल मैं कह रहा हूं तुमसे, अगर 1 2 3 4 इस ऑर्डर में होता तो तुम में से एक भी स्टूडेंट नहीं अटकता। तो इंटरेस्टिंग पार्ट है इस ऑर्डर को समझना। हमें डायरेक्ट जानकारियां पहले काम में लेनी है, शुरुआत करनी है, फिर इनसे जुड़ी हुई चेन जानकारी जो हमें दे रखी थी, जी बैठ गया, जी से जुड़ी हुई चेन जानकारी यहां पे थी, ये काम में आ गई। जैसे ये बैठा तो ये निश्चित जानकारी बचे हुए हिस्से में काम में आ गई, और इसके बाद में ये ऑटोमेटिक फिट हो गया क्योंकि एच तुमने बिठा दिया। तो ये चेन देखने का तरीका है, ठीक है। और शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा, हमारे अंदर वो पेशेंस था कि पहली लाइन पढ़ते ही सवाल पे थोपनी नहीं है। यही गोल्डन रूल का सबसे अहम पॉइंट है, ठीक है। इसकी लैंग्वेज डिफिकल्ट है नहीं, लैंग्वेज डिफिकल्ट नहीं है, ये सवाल तुम्हें बता रहा है कि जानकारियों का ऑर्डर कितना मैटर करता है। अगर ये चारों जानकारी इस क्रम में होती ना, 1 के बाद 2 फिर 3 फिर 4, तो इस सवाल को तुम लाइन बाय लाइन पढ़ते और साथ में सॉल्व हो जाता।
इस चीज को समझना, बस ये गोल्डन रूल आपको स्पेसिफाई कर रहा है भाई क्यों गोल्डन रूल पिक्चर में आना चाहिए, क्या ये आपको सिखाता है। ए और ई के बीच में कौन है, तो भाई ये देखो ए इधर और ई इधर, इनके बीच में है सी, जो आपको दे रखा है डी विकल्प में। आ गया। अगला देखो, मित्र दो पंक्तियों में बैठे हैं, एक पंक्ति दूसरी पंक्ति के पीछे। 6 मित्र दो पंक्तियों में बैठे और एक पंक्ति दूसरी के पीछे है, आगे पीछे वाला अरेंजमेंट है, एक ही दिशा में सम्मुख है हमारे पास में व्यक्ति। ठीक है, सभी मित्र उत्तर के सम्मुख है, यानी जैसे तुम स्कूल में बैठते थे 1 2 3, और यहां दे दिया 1 2 3। ठीक है, चलिए, सभी मित्र उत्तर के सम्मुख बैठे हैं, प्रत्येक पंक्ति में 3 मित्र हैं। ठीक है, जोगी विक्रांत सरोज के बीच में बैठा है। चलिए, प्रत्येक पंक्ति में 3 मित्र हैं, तो ये हमारे पास में इतनी जानकारी तो केवल तुम्हें ये बता रही है व्यवस्था है, क्या नाम है, कैसे बैठे, किस दिशा में मुंह करके बैठे, इतना इसने बताया है। डायरेक्शन, हाउ मेनी पर्संस, विच डायरेक्शन दे आर फॉलोइंग, ठीक है, और किस प्रकार से उनका अरेंजमेंट है, ये बताया। अब सवाल स्टार्ट होता फ्रॉम जोगी विक्रांत और सरोज के बीच में है, तो भाई देखो जोगी विक्रांत और सरोज के बीच में है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट ऑफ, श्रीकांत विक्रांत के ठीक पीछे, विक्रांत के पीछे बैठा है। अगर विक्रांत के पीछे कोई बैठा है इसका मतलब ये तीनों होंगे इस लाइन में। ठीक है, और विक्रांत के पीछे बैठने का मतलब है विक्रांत के पीछे बैठा है श्रीकांत। श्रीकांत विक्रांत के ठीक पीछे, ठीक पीछे का मतलब है इमीडिएट बैक, उसी के जस्ट पीठ के पीछे। वाणी तृप्ति के ठीक दाएं हैं, वाणी तृप्ति के ठीक दाएं हैं। ठीक है, तो देखो इसने केवल एक चीज पूछी है, कौन से 3 व्यक्ति एक ही पंक्ति में, यानी सवाल सॉल्व करने के लिए तो इसने पूरी जानकारी नहीं दी है, लेकिन इतना इसने पूछा है कि भाई एक ही पंक्ति में 3 लोग कौन से। तो जितना पूछा है उसके लिए जानकारी काफी दे रखी है, भले ही सॉल्व करने के लिए पूरी इसने दी हो या नहीं दी हो। वाणी तृप्ति के ठीक दाएं हैं, तो तृप्ति नीचे ही बैठेगी और वाणी इसके दाएं होगी। ठीक है, ये व्यवस्था नीचे की तरफ होगी। अब देखो, जोगी है यहां पे, ये हमें पता लग गया, और विक्रांत और सरोज इधर होंगे। माना कि विक्रांत इधर है, ये मान रहे हैं हम लोग, माना है। ठीक है, सरोज इधर। ठीक है, अब देखो विक्रांत इधर है तो श्रीकांत इस तरफ होगा और तृप्ति और वाणी इधर। ठीक है, अगर हम इसका अपोजिट मानते, विक्रांत को इधर ले लेते, सरोज को इधर, तो विक्रांत के पीछे श्रीकांत आ जाता है, तृप्ति वाणी उठ के इस तरफ आ जाती, अरेंजमेंट अलग हो जाता। 2 पॉसिबिलिटीज इस सवाल में बन रही। ठीक है, अभी जो है सवाल में 2 पॉसिबिलिटीज बनी है, मैं दोनों लिख के बता देता हूं। 2 संभावनाएं बनी है हमारे पास में, और क्यों बनी है ये आपको क्लियर है। ठीक, अगर हम विक्रांत को इधर लेते, जोगी इधर होता और सरोज को इधर ले लेते, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है। ठीक है, यहां होता कि सर विक्रांत के पीछे स्त्री है, ठीक है, ये स्त्री है और ये सरोज, तो तृप्ति और वाणी, तृप्ति और वाणी यहां आते, ये दूसरी पॉसिबिलिटी तुम्हारे पास में हुई। क्या हुई, ये दूसरी पॉसिबिलिटी हुई। तो ये 2 संभावनाएं थी हमारे पास। अब इसने 2 संभावनाओं में फंसाया, तो इसने एग्जैक्ट अरेंजमेंट तो पूछा ही नहीं है। इसने पूछा क्या है तुमसे, इसने पूछा है कौन से 3 लोग साथ में बैठे, यानी कि जो सवाल ये पूछ रहा है उस सवाल के हिसाब से तो पूरी जानकारी है। ठीक है, यानी कि ये 3 लोग बैठे हैं, यही हमारे आंसर के लिए काफी थे। और अगर पूरा एनालिसिस की बात करूं तो पूरा एनालिसिस ये है भाई। ठीक है, सवाल की एग्जैक्ट व्यवस्था लाने के लिए जानकारी अधूरी है, पूरा सॉल्व करने के लिए जानकारी अधूरी है। ये समझो इस चीज को। डेटा सफिशिएंसी के सवाल भी बनते हैं आप लोगों के सामने। डेटा सफिशिएंसी होती है ये पहचानना कि सवाल का आंसर लाने के लिए जानकारी पूरी है या नहीं,
और ये आप तभी पहचान पाते हो जब टॉपिक में पारंगतता आपको हासिल है। ठीक है, तो ये तो एनालिसिस था कि भाई पूरा ये कितना सॉल्व हो सकता है ना। और आंसर पूछा है तो कौन से तीन एक साथ है, तो हमें पता है ये तीनों एक साथ, ये तीनों एक साथ है। ठीक है, बीजेएस। तो जोबी, तृप्ति और वाणी नहीं, जोगी, विक्रांत और सरोज, ये तीनों एक साथ हैं। कौन से विकल्प में? बी में। यानी आंसर वाला पार्ट तो तुरंत हमें दिख गया था, सवाल को हमने तुरंत देखा और सॉल्व किया, उतने में पता लग गया। पर पूरा अगर इसको सॉल्व किया जाए तो सवाल को पूरा सॉल्व करने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं है, पहली बात तो। ठीक है, प्लस एनालिसिस अगर करो तो ये दो संभावनाएं बन रही है, एक जानकारी और सवाल देता तो ये पूरा सॉल्व हो जाता है, एग्जैक्ट भी। आ सकता है क्या? आ सकता नहीं, आता है। ठीक है, जो भी सवाल मैं करा रहा हूं, इस तरह के सवाल आ सकते नहीं है, आते हैं। ठीक है, तुम्हारे एग्जाम का हिस्सा हैं, पूछे भी गए हैं, पूछे भी जाते हैं, पूछे भी जाएंगे, वो सवाल हैं सारे। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहां पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए दिमाग में आ सकता है, नहीं आ सकता। ठीक है, जितना तुम देख रहे हो वो सब तुम्हारे एग्जाम का पार्ट है, आता है। ठीक, चलिए। कुछ व्यक्ति जो 15 से अधिक नहीं है, ठीक है भाई, कुछ लोग हैं 15 से ज्यादा नहीं है, इसने बताया, उत्तर की ओर मुंह करके सीधी रेखीय पंक्ति में खड़े हैं, फेसिंग नॉर्थ एंड स्टैंडिंग इन ए रो। बी और ई के बीच 5 व्यक्ति हैं। ठीक है, ये वाला टाइप हो जाता है थोड़ा सा रैंकिंग टेस्ट प्लस सिटिंग वाला टाइप। ठीक है, एनीवेज देख लेते हैं हम इसको। देखिए, कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके सीधी रेखा में खड़े हैं, नॉर्थ फेसिंग व्यवस्था में खड़े हुए हैं। अब देखो, बी और ई के बीच में 5 व्यक्ति खड़े, बी और ई के बीच में 5 व्यक्ति, तो 1 2 3 4 5, और ये हमारे पास बी और ई। ठीक है, 5 लोग हमने बीच में दर्शा दी, ये शॉर्ट फॉर्म में दर्शाने का तरीका है, सो दैट हम सवाल को दोबारा ना पढ़े, दोबारा वो समय व्यर्थ नहीं हो। आ गया, नेक्स्ट देखो। ई और ई ए के बाएं तीसरे स्थान पे, ए के बाएं तीसरे स्थान पर ई है, हमने कहा बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आओ। यू ए के दाएं है। ठीक है, यू इज टू द राइट ऑफ ई। अब ध्यान से देखना, एक होता है ठीक दाएं, एक होता है दाएं, अंतर समझना इसमें। एक होता है ठीक दाएं, एग्जैक्ट राइट, और एक होता है दाएं। तो दाएं में हमको ये नहीं पता भाई कितना दाया है, पड़ोस में बैठा है, एक व्यक्ति छोड़ के बैठा है, 3 व्यक्ति छोड़ के बैठा है, बस इतना पता है दाई तरफ है। लेकिन ठीक दाएं में हमें पता होता है एग्जैक्ट पड़ोसी है। ये डिफरेंस है ठीक दाएं और दाएं में, एग्जैक्टली राइट, एग्जैक्ट राइट और राइट, इसमें डिफरेंस होता है, समझना इस चीज को। यहां ये बोलता है यू ए के दाएं है, इसका मतलब भाई ए इधर है तो यू कहीं बैठा होगा। बीच में ये लंबी लाइन मैंने खींची है, ये हमें याद दिलाएगी कि इनके बीच में कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं, हो सकता है 0 है, हो सकता है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आ गया। यू और टी के बीच 3 से अधिक व्यक्ति नहीं खड़े, यू और टी के बीच में 3 से अधिक नहीं है, ध्यान से पढ़ो, 3 से अधिक नहीं है, नॉट मोर देन 3। ठीक है, यानी कि अधिकतम 3 हो सकते हैं यू और टी के बीच में। तो इसको दर्शाओ, यू और टी के बीच में हमारे पास में ये हमने दर्शाया, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 3। ये लेस देन इक्वल टू 3 ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिख दो, ये तुम्हें याद दिलाएगा कि भाई साहब 3 या 3 से कम है। ठीक है, आगे देखो, बी यू के बाएं तीसरे स्थान पे है, यू के बाएं तीसरे स्थान पर बी है। ठीक है, तो यू कहीं पे होगा और इसके बाएं तीसरे स्थान पर बी है। ठीक है, आई टी के दाएं 5वें स्थान पे है, टी के दाएं 5वें स्थान पे है, 1 2 3 4, आई इस तरफ है, ये भी निश्चित जानकारी है। ठीक, आगे देखो, ई और एफ के बीच 2 व्यक्ति खड़े हैं, ई और एफ के बीच में 2 व्यक्ति खड़े हैं। क्या खड़े हैं? 2 लोग खड़े हैं। ठीक है,
और एफ पंक्ति के सबसे बाएं छोर पे। देखो सबसे काम की जानकारी इसने एंड में दी, लेकिन तुम्हें पेशेंस रखना है। ये सवाल तुम्हारा पेशेंस चेक करते हैं। तुम लोग उबल रहे होते जानकारी पढ़ते कि मैं इसको व्यवस्थित करूं, और यही परीक्षण होता है सवालों के अंदर। ठीक है, यहां देखो एफ पंक्ति के सबसे बाएं छोर पर बैठा है, तो एफ पंक्ति के सबसे बाएं छोर पर है, तो देखिए एफ सबसे बाएं छोर पर है। अब हमें एफ के बारे में निश्चित तरीके से पता है। ठीक है, एफ इधर है। अब देखो एफ और ई के बीच में दो लोग थे, तो हमने कहा दो व्यक्ति छोड़ के, और ये आ गया हमारे पास में ई। ई भी निश्चित हो गया, ये काम में ले लिया। जैसे ही कोई निश्चित जानकारी काम में आती है, उसके बाद अनिश्चित जानकारी ऑटोमेटिक काम में आ जाती है। ठीक है, चलिए बी और ई के बीच में 5 व्यक्ति हैं। अगर ई यहां पे है तो 5 गिनो, लेफ्ट में तो हो नहीं सकते, तो 3 4 5, और ये आ गया भाई हमारे पास बी। आगे देखो बी के बाद 2 छोड़ के यू है, 1 2, और ये यू आ गया। ठीक है, और देखो यहां है ई के बाद 2 छोड़ के ए है, 2 छोड़ के ए इस तरफ है हमारे पास में, और ए के बाद कहीं यू बैठा है, यू यहां बैठा है, देखो ए के दाएं यू है। ठीक है, ये भी काम में आ गई। यू और टी के बीच में 3 से कम लोग हैं। ठीक है, यू और टी के बीच में 3 या 3 से कम लोग हैं। यू किधर टी किधर ये हमें नहीं पता है। चलिए टी और आई इस तरीके से हैं हमारे पास। ध्यान से देखो अभी कितने लोग हो गए, 3 3 6 3 9 3 12 और 1 13, 13 लोग तो हो गए, 15 से ज्यादा नहीं है। इसका मतलब अगर तुम यहां पे टी को बिठाते हो तो मेरे भाई टी किधर बैठेगा, टी इधर तो जा नहीं सकता। ये 2 ही स्थान संभव हैं इस तरफ जहां किसी व्यक्ति को बिठाया जा सकता है। ठीक है, ये हमने काम में ले लिया, टी और आई को काम में लेना है। ठीक है, चलिए अब अगर मैं टी को इधर बिठा दूं तो आई तो और आगे चला जाएगा, मतलब टी इधर ही है भाई। ठीक है, टी इसी तरफ है, और दूसरा इसके दाईं तरफ 2 ही लोग संभव हैं, 15 से ज्यादा नहीं है तो। ठीक है, अब देखो यू के बाएं तीसरे स्थान पे हो सकता है मैक्सिमम, 3 से ज्यादा लोग नहीं है। ठीक है, 3 से अधिक नहीं है, तो 3 लोग छोड़ के टी आ गया इधर, 2 3 4, 4 लोग छोड़ के आई इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, आई यहां आ जाएगा। ये व्यवस्था हमारे पास में आ गई। ठीक है, तो ए और एल के बीच में 3 व्यक्ति खड़े हैं, ए और एल के बीच में 3 लोग हैं, तो 1 2 3 छोड़ के एल इस तरफ आ जाएगा, या 1 2 3 छोड़ के एल इस तरफ आ जाएगा भाई, और एल ई के दाएं है। एल ई के दाएं है, तो भाई ई के दाएं हैं एल, तो एल होगा इस तरफ। ये भी क्लियर हो गया। इतनी जानकारी। पूछा है एल के संदर्भ में ई की स्थिति क्या है। एल के संदर्भ में ई की स्थिति क्या है, तो हमारे पास देखो एल से बाईं तरफ 1 2 3 4 5 6 और 7वां है। 7th टू दी लेफ्ट कौन से विकल्प में है, बी विकल्प में आपको दिया है। ठीक है, चलिए अब देखो किसी को यहां डाउट हो रहा है, का डाउट है भाई लिख के बताओ फटाफट से। देखो पहले सवाल में कुछ लोगों ने कहा था कि सर पहला एक बार देख लो, तो हम फर्स्ट पे आ जाते हैं वापस से। हो क्या रहा है, यहां पे जानकारी थी, एक तो दे रखा है ए और बी के बीच में 4 लोग, बी और सी के बीच में 7 लोग हैं। तो ए और बी के बीच में 4 लोग हैं, और साथ में बी और सी के बीच में 5 6 और 7 लोग यहां पे हैं, 3 3 6 7 व्यक्ति हैं इनके बीच में। ठीक है, ये कहता है कि सी आगे से 11 व्यक्ति हैं, सी के आगे 11 व्यक्ति हैं। सी इधर है, सी के आगे 11 लोग हैं, मतलब सी खुद हो गया 12वां। आगे देखो ए के पीछे 13 व्यक्ति हैं, ए इधर है, ए के पीछे 13 लोग हैं, तो ए खुद हो जाएगा 14वें स्थान पे। ठीक है, सी और ए की स्थिति तो सीधे सीधे दे रखी है। अब आते हैं बाकी जानकारियों पे। यह कहता है ए और बी के बीच में 4 व्यक्ति हैं, तो अगर ए इधर है, 4 व्यक्ति हमने यहां छोड़ दिए और बी को इधर लेकर के आ गए,
ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें यहां पे न्यूनतम संख्या दिखानी है। अगर यहां अधिकतम शब्द आ जाता तो हम बी को ऊपर लेते कि और खींचो इनको और लंबा करो। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास फिक्स है कि भाई साहब सी इधर बैठा है और ए इधर बैठा है और मुझे कम व्यक्ति चाहिए, कम के लिए तो ये तो फिक्स है दोनों, इनके बीच का गैप कम कर दो तो कम हो गए, और अगर अधिक करना है तो इनके बीच के गैप को जितना लंबा कर सकते हैं उतना लंबा करेंगे। ठीक है, तो यहां इसने बोला न्यूनतम, यानी बीच का गैप कम करो, और बीच का गैप कम है इसीलिए हमने बी को लिया नीचे, और बी को नीचे लिया। इनके बीच में 4 लोग हैं, सवाल ने दे रखा है, बी आ गया यहां पे। फिर इसने बोला है बी और सी के बीच में 7 व्यक्ति हैं, तो भाई साहब बी इधर आ गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 छोड़ के ये सी आ गया इधर, और इस तरीके से ये पूरी व्यवस्था हमारे पास में आ गई। अब केवल काउंट कर लो भाई, यहां से लेकर के और सी तक 12 लोग हैं, 12 के बाद 13 14 14 ये हो गए, और नीचे से और ए तक भी 14 लोग हैं, 14 और 14 28। कौन से विकल्प में है? डी विकल्प में आपको दिया है। ठीक है, चलिए ठीक है, यहां दे रखा था हमको जोगी विक्रांत और सरोज के बीच में, जोगी विक्रांत और सरोज के बीच में है, जोगी विक्रांत और सरोज के बीच में है, श्रीकांत विक्रांत के ठीक पीछे है, विक्रांत के ठीक पीछे श्रीकांत, विक्रांत इधर बैठेगा तो ठीक पीछे श्रीकांत है, वाणी तृप्ति के ठीक दाएं है, तृप्ति के ठीक दाएं वाणी हो गई। दैट्स इट। पूछा एक पंक्ति में 3 कौन से हैं? जोगी विक्रांत और सरोज। चलिए, तो यहां हम लेते हैं आज ब्रेक, आज के लिए इतना ही। ठीक है, 10 प्रश्न है मेरे भाई, तुम 2x पे देखो या 3x पे देखो, लेकिन तुम अच्छे से रिवाइज करके आओ इन प्रश्नों को। ठीक है, इनके थॉट प्रोसेस को सुनो, इन शब्दों को सुनो, इन गोल्डन रूल्स को अप्लाई करने के तरीकों को सुनो, खुद से पेन चला के इन प्रश्नों को ही सॉल्व करो दोबारा, इन्हीं को सॉल्व करो, इन्हीं 10 को, पर अच्छे से एनालिसिस के साथ। एनालिसिस का मतलब है एक एक शब्द सुना, सर ने पहले यह जानकारी क्यों काम में ली उसके बारे में सोचा, सर ने इस जानकारी को शॉर्ट फॉर्म में क्यों लिखा, इसको बाद में काम में क्यों लिया, ये प्रश्न तुम्हारे दिमाग में जो थे इनका जवाब तुम्हें मिला कि गोल्डन रूल किस तरीके से लगाने होते हैं। अल्टीमेटली ये रूल्स तुम्हारे दिमाग में वो प्रोसीजर फिट करते हैं कि तुम्हें सवाल में आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है, चलिए, सो अब एक बोल रहा है ए और सी के बीच में 2 नहीं आएंगे, भाई गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हैं बी और सी के बीच में, इसीलिए ए और सी के बीच में 2 होंगे। ठीक है, कोई नहीं, सेशन जो है इसमें कुछ प्रश्न जरूर ऐसे रहेंगे, जैसा मैंने कहा ये टाइप थोड़ा समय लेता है। ठीक है, मान लो कोई सवाल यहां तुम्हें थोड़ा सा ऐसा लग गया पहली बार में, कई बार क्या होता है ना, अपन कुछ अलग सोच रहे होते हैं और सवाल में कुछ अलग लग रहा है, लेकिन हम जो सोच रहे हैं ना हमारा दिमाग उस पर अटक जाता है कई बार, तो थोड़े ब्रेक के बाद जब तुम रिवाइज करने बैठते हो तो वही चीज तुम्हें क्लिक हो जाती है, अरे यार इतनी आसान थी, आसान सी चीज थी, सर समझा रहे थे उस टाइम क्लिक नहीं हुई लेकिन अब दिख रही है। यही तुम्हारे पास फायदा है कि रिकॉर्डेड सेशन से जब तुम रिवीजन करते हो, टफ टॉपिक्स तुमको कई बार रिवीजन करने पे मजबूर करते हैं, और ये उनकी खास बात है। एक बार तुम उस टॉपिक को सीख गए फिर यही सवाल तुम चुटकियों में सॉल्व करोगे। ठीक है, चलिए दैट्स इट। दोबारा बेटा रिकॉर्डेड देख लेना अभिषेक। ठीक है, धन्यवाद।